दो अमरीकी फौजी आइज़िक और मैथ्यूज़ एक मिशन पर मौजूद थे। सन 2007 था। इराक और अमरीका की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आइज़िक और मैथ्यूज़ को इराक भेजा गया था ताकि वो एक पाइपलाइन की तामीर पर नज़र रख सके, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जूबा नामी एक इराकी स्नाइपर इस मकाम पर काम करने वाले अमरीकी मजदूरों को मार रहा है। वो दोनों इस मकाम पर पहुंचे और झाड़ियों में छुपे दुश्मन को तलाश करने लगे। 20 घंटे गुजर गए मगर उन्हें कोई हरकत नजर न आई और न ही जूबा दिखाई दिया। सहरा की शदीद गर्मी के बाइस मैथ्यूज़ का जब्त टूटने लगा। इसे महसूस होने लगा कि यहाँ कोई स्नाइपर मौजूद नहीं और किसी ने उन्हें गलत इत्तला दी है। वो आइज़िक से कहता है कि हमें आगे जाकर इलाके को चेक करना चाहिए। इस पर आइज़िक कहता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर जूबा यहाँ हुआ तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैथ्यूज़ जवाब देता है कि अगर जूबा यहाँ होता तो वो हमें देख लेता, हम इसे। और जहाँ तक उन लाशों का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये इराकी डाकुओं का काम है। आइज़िक कहता है कि ये सब लोग हेडशॉट किए गए हैं और ये डाकुओं का नहीं बल्कि किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है। मैथ्यूज़ इस बात को नहीं मानता, फिर भी वो मजीद चंद घंटे इंतजार करने का फैसला करता है। कुछ घंटे और गुजर गए मगर फिर भी कोई हरकत नजर न आई। आखिरकार मैथ्यूज़ का सब्र जवाब दे जाता है और वो तामीराती जगह का रुख करने का फैसला करता है। वो आइज़िक को कोर करने का कहता है और खुद बंदूक के साथ आगे बढ़ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो इसे हर तरफ लाशें दिखाई देती हैं। कुछ अमरीकी फौजियों की थीं और बाकी अमरीकी वर्कर्स की। वहां मैथ्यूज़ को एक रेडियो भी मिलता है, जिसे उठाकर वो आगे बढ़ता है। अचानक आइज़िक की स्कोप धुंधली हो जाती है और वो मैथ्यूज़ को साफ नहीं देख पाता। वो फौरन इसे वापस आने का कहता है, मगर मैथ्यूज़ जवाब देता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्कोप बदल लो, लेकिन तुम नहीं मानते। आइज़िक कहता है कि ये स्कोप हमारे दोस्त एन की है, इसीलिए मैं इसे हमेशा साथ रखता हूँ। एन उन दोनों का पुराना साथी था जो जंग में मारा गया था और ये स्कोप इसकी आखिरी निशानी थी। मैथ्यूज़ जब लाशों को चेक करता है तो इसे यकीन हो जाता है कि ये वाकई किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है और इतनी दुरुस्तगी से सिर्फ जूबा ही मार सकता है। वो ये बात आइज़िक को भी बताता है। आइज़िक इसे फौरन वापस आने को कहता है, वरना तुम भी उन लाशों में शामिल हो जाओगे। लेकिन मैथ्यूज़ इसकी बात नहीं सुनता। वो खिले मैदान में खड़ा होकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि गोलियां किस समत से चलाई गई। आइज़िक इसे रोकने की कोशिश करता है मगर देर हो चुकी थी। अचानक स्नाइपर मैथ्यूज़ को पेट में गोली मार देता है। वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर आइज़िक इसे बचाने के लिए भागता है। स्नाइपर की गोलियों से बचने के लिए वो जों अंदाज में दौड़ता है, मगर इससे पहले कि वो मैथ्यूज़ तक पहुंच पाता इसे टांग में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द से गिर जाता है। वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ एक दीवार के पीछे पना लेता है। मैथ्यूज़ इसे कहता है कि 20 से राब्ता करो और बैकअप बुलाओ। आइज़िक जब अपना जख्म देखता है तो खून तेजी से बह रहा होता है। वो कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश करता है, फिर अपना रेडियो निकालता है ताकि 20 से राब्ता कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि स्नाइपर की एक गोली सीधी इसके रेडियो पर लगी थी, जिससे इसकी एंटीना तबाह हो गई थी। फिर आइज़िक मैथ्यूज़ को देखता है। वो अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। आइज़िक इसे रुकने का कहता है कि अगर स्नाइपर ने तुम्हें जिंदा देख लिया तो वो एक और गोली मार देगा, मगर मैथ्यूज़ बात नहीं मानता। वो बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की शिद्दत से बेहोश हो जाता है। आइज़िक को एहसास होता है कि वो दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं और फी अलहाल कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को पुरसुकून करता है और मौका देखकर अपनी टांग से गोली निकालने की कोशिश करता है। दर्द इतना शदीद होता है कि वो बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद जब इसे होश आता है तो रेडियो से हल्की सी आवाज़ आती है। इसे लगता है शायद अमरीकी फ़ौज इससे राब्ता कर रही है। वो पूरी सूरत-ए-हाल बताता है और बैकअप टीम मांगता है। रेडियो पर मौजूद शख्स इसे कहता है कि इतने बड़े सहरा में तुम्हें ढूंढना मुश्किल है, लिहाजा तुम अपनी जगह खड़े हो जाओ, फायर करो ताकि हम तुम्हारी लोकेशन जान सके। ये सुनकर आइज़िक को शक होता है, क्योंकि ऐसा करना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जब वो इस शख्स के लहजे पर गौर करता है तो इसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये अमरीकी नहीं बल्कि वही स्नाइपर है जिसने इसे गोली मारी थी। स्नाइपर ने इसके रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी और अब इससे खेल रहा था। आइज़िक कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अमरीकी नहीं बल्कि वही स्नाइपर हो जिसने हम पर हमला किया है। इस पर स्नाइपर कहता है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने यहाँ मौजूद तमाम अमरीकियों को मारा है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो। पहले तो आइज़िक इनकार करता है, मगर जब स्नाइपर मैथ्यूज़ को मारने की धमकी देता है तो आइज़िक मजबूरन बात करने पर राजी हो जाता है। स्नाइपर आइज़िक से बेशुमार सवालात पूछता है और आइज़िक चाहकर भी जवाब देने पर मजबूर होता है।
दौरान गुफ्तगू आइज़िक अस्नापर को स्कोप के जरिए देखने की कोशिश करता है। वो जमीन पर एक नक्शा बनाता है और अस्नापर की मुमकिना जगहों पर निशान लगाता है। यहाँ आइज़िक अस्नापर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इराक और अमरीका की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, फिर उन अमरीकी मजदूरों को मारने का क्या फायदा? तुम उन्हीं लोगों को कत्ल कर रहे हो जो तुम्हारे मुल्क की तरक्की में मदद कर रहे हैं और खुद को इराकी कहते हो। अगर ये पाइपलाइन बन जाए तो इराक के अवाम को बहुत फायदा होगा। ये सुनकर अस्नापर जोर से हंसता है और कहता है कि अगर इराक और अमरीका की लड़ाई खत्म हो चुकी है तो फिर तुम लोग मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो? और जहां तक पाइपलाइन की बात है, तुम वो पाइपलाइन अपने मुफाद के लिए बना रहे हो। इससे फायदा अमरीकी हुकूमत को होगा, ना कि इराकी अवाम को। फिर वो कहता है कि ये बकवास छोड़ो और मुझे अपने खानदान के बारे में बताओ। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं? ये सुनकर आइज़िक जवाब देने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़ाती था। इस पर अस्नापर कहता है कि अगर तुमने जवाब ना दिया तो मैं मैथ्यूज़ को मार डालूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो दूसरा शख्स होगा जो तुम्हारी गलती की वजह से मरेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से एक शख्स पहले ही मर चुका है और वो है डैन। ये सुनकर आइज़िक हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम्हें डैन के बारे में कैसे मालूम हुआ? असल में डैन की मौत आइज़िक की गलती की वजह से हुई थी। एक मिशन के दौरान आइज़िक की गोली खता हो गई थी और वो सीधी डैन को लगी थी। ये याद दिलाना आइज़िक के लिए बहुत तकलीफ दे था और अस्नापर जानबूझकर इसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। इसी दौरान आइज़िक की प्यास बहुत बढ़ जाती है। वो बोतल निकालता है मगर बोतल खाली होती है, क्योंकि अस्नापर की गोलियों ने बोतल फाड़ दी थी। अस्नापर कहता है कि मैंने तुम्हारी बोतल भी इसीलिए निशाना बनाई थी ताकि तुम प्यासे रहो, और तुम्हारा रेडियो भी मैंने इसीलिए तोड़ा था ताकि तुम किसी से राब्ता ना कर सको, और तुम्हारे सर के बजाय मैंने तुम्हारे पाँव पर गोली इसीलिए मारी थी ताकि तुम भाग ना सको। वो आइज़िक से कहता है कि कल सुबह तक तुम्हारी मौत यकीनी है। तुम्हें गोली लगी है, तुम बहुत खून खो चुके हो और अब तुम्हारे पास पानी भी नहीं रहा। ये सुनकर आइज़िक कहता है कि तुम किसी दहशतगर्द से कम नहीं। इस पर अस्नापर हंसता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम मेरे मुख में घिसे हुए हो, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, फिर भी तुम मुझे दहशतगर्द कहते हो। गुफ्तगू के दौरान आइज़िक अस्नापर को तलाश करने की कोशिश करता है। वो एक जानिब कचरे का बड़ा घेर देखता है और फौरन समझ जाता है कि अस्नापर इसी घेर में छुपा हुआ है। अब आइज़िक को एहसास होता है कि दुश्मन किस कदर खतरनाक है। इतने वक्त तक कचरे में छप कर बैठना कोई मामूली बात नहीं। आइज़िक कहता है कि तुम वही इराकी अस्नापर जूबा हो। इस पर अस्नापर कहता है कि नहीं, मैं जूबा नहीं हूँ, मैं एक आम इराकी शहरी हूँ जो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। इस पर आइज़िक कहता है कि मेरे ख्याल में तुमने अमरीकी फ़ौज से अस्नापर की ट्रेनिंग हासिल की है और फिर उन्हें धोखा देकर उन्हीं को मारना शुरू कर दिया है। अस्नापर कहता है कि अमरीकी फ़ौज ने मुझे कोई तरबियत नहीं दी और मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब आइज़िक की हालत बिगड़ने लगती है। पानी की कमी की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। अस्नापर कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हारी जुबान काटकर तुम्हारे माथे पर चिपका दूंगा। कुछ देर बाद आइज़िक के ज़हन में एक तरकीब आती है। वो अपना हेलमेट एक डंडे पर रखकर बाहर निकालता है ताकि अस्नापर को धोखा दे सके, मगर वो अस्नापर की जगह नहीं देख पाता। अलबत्ता अपना हेलमेट खो बैठता है। वो मायूस बैठा होता है कि इसे पास ही एक अमरीकी फौजी की लाश नजर आती है। वो जान की परवाह किए बगैर वहां जाता है, इस उम्मीद पर कि शायद इसे कुछ काम की चीज मिल जाए। जब वापस आता है तो देखता है कि इसका स्कोप टूट चुका है। अब वो अस्नापर को देख ही नहीं सकता। फिर रेडियो से कुछ आवाजें आती हैं और इसे पता चलता है कि मैथ्यूज़ को होश आ गया है। वो जोर से चलाता है और इसे अस्नापर की जगह बताता है। मैथ्यूज़ एक छोटे आईने की मदद से अस्नापर को देखने की कोशिश करता है। आइज़िक अस्नापर को उलझता रहता है और मैथ्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी बंदूक की तरफ बढ़ता है। बातों बातों में अस्नापर बताता है कि वो कभी इराक में एक उस्ताद था, लेकिन जंग के दौरान इसके तमाम शागिर्द मार दिए गए थे और तब से वो बदले की आग में जल रहा है। इसी दौरान वहाँ एक छोटा सा तूफान उठता है। मैथ्यूज़ इस मौका का फायदा उठाता है और अपनी राइफल उठा लेता है। जैसे ही तूफान थम जाता है वो कचरे के घेर पर कई गोलियां चलाता है, इस उम्मीद पर कि शायद कोई गोली अस्नापर को लग जाए। मगर जैसे ही वो राइफल दोबारा लोड करता है, अस्नापर इसे गोली मार देता है और गोली मैथ्यूज़ के हाथ में लगती है। आइज़िक इसे दीवार के पीछे आने को कहता है, मगर इससे पहले कि वो पहुंच पाता, अस्नापर मैथ्यूज़ को हेडशॉट कर देता है
और वो मौका पर ही मर जाता है। मैथ्यूज की मौत देखकर आइजक टूट जाता है और मरने से पहले आखिरी बार अपने खानदान से बात करना चाहता है। इस पर अस्नापर कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो, और ये भी बताओ कि तुम डैन की स्कोप अपने साथ को रखते हो। अब कुछ देर रोने के बाद आइजक एतराफ करता है कि डैन की मौत की वजह वो खुद था। एक मिशन के दौरान इसकी गोली खता हो गई और वो सीधी डैन को जा लगी, लेकिन इसने सबसे झूठ बोला कि डैन को दुश्मन के अस्नापर ने मारा है। हालांकि ये झूठ इसे अंदर ही अंदर खा रहा था और वो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। जब आइजक अस्नापर से बात कर रहा होता है तो इसे रेडियो से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि इसकी 20 के लोग इससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आइजक भी बात करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अस्नापर ने आइजक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर रखा था, जिसकी वजह से आइजक उन्हें सुन तो सकता था मगर जवाब नहीं दे सकता था। यहाँ अस्नापर आइजक बनकर 20 वालों से कहता है कि बैकअप टीम भेजो, और अब आइजक को समझ आता है कि यहाँ के मजदूरों ने कभी मदद नहीं मांगी थी। वो अस्नापर ही था जिसने मदद मांगी ताकि अमरीकी फौज यहाँ आए और वो उन्हें एक एक करके मार सके। आइजक इस बात को रोकने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता और थकन की वजह से वो वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद जब इसे होश आता है तो रेडियो पर कोई हरकत नहीं होती। आइजक सोचता है कि शायद अस्नापर भी सो गया है। मौका का फायदा उठाते हुए वो मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींच लेता है और कचरे के खेर पर निशाना लगाता है। इसी वक्त इसे अमरीकी फौज के 2 हेलीकॉप्टर नजर आते हैं। आइजक फौरन दीवार गिरा देता है ताकि हेलीकॉप्टर वाले इसे देख सके। फिर वो दोबारा निशाना लेता है और कचरे के खेर पर गोली चला देता है। इसे यकीन नहीं था कि गोली अस्नापर को लगी है या नहीं, इसलिए वो अपनी जगह खड़ा हो जाता है ताकि अगर अस्नापर जिंदा हो तो वो गोली चलाए। मगर खुशकिस्मती से अस्नापर कोई फायर नहीं करता, जिससे आइजक समझ जाता है कि आ तो वो मर चुका है, आ जख्मी है। जल्द ही दोनों हेलीकॉप्टर उतरते हैं और आइजक की टीम इसे स्ट्रेचर पर डाल लेती है। आइजक अस्नापर के बारे में बताने की कोशिश करता है मगर हालत खराब होने के सबब वो बोल नहीं पाता। दोनों हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं मगर थोड़ी ही बुलंदी पर पहुंचे थे कि अस्नापर उन पर गोलियों की बौछार कर देता है और दोनों पायलट्स को मार डालता है। इसके नतीजे में दोनों हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं और अंदर मौजूद तमाम लोग मारे जाते हैं। फिल्म के आखिर में अस्नापर अमरीकी हेडक्वार्टर को कॉल करता है और उन्हें रेस्क्यू टीम भेजने का कहता है और खुद को अमरीकी सिपाही जाहिर करता है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म इख्तिताम पजीर होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।